गुड मॉर्निंग। आज हम पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों में हॉब्स लॉक रूसो के विचारों का एक तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, जो कि उनके सामाजिक समझौता सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम ये जो तुलनात्मक अध्ययन है, इसमें देखते हैं टेबुलेशन बना के क्रम संख्या। पहला जो नाम आता है वो उसमें हॉब्स का आता है, जिनका पूरा नाम है थॉमस हॉब्स। उसके बाद में लॉक का नाम आता है, तो इनका पूरा नाम है जॉन लॉक। और तीसरा जो नाम आता है रूसो का, तो इनका पूरा नाम है जीन जैक्विन रूसो। जहाँ तक हम इनके जन्म की बात करें, तो हॉब्स का जन्म है इंग्लैंड में हुआ था। लॉक का जन्म भी इंग्लैंड में हुआ था, ये इंग्लैंड के विचारक थे। और जहाँ तक रूसो की बात आती है, तो इनका जो जन्म है वो स्विट्जरलैंड में हुआ था। ये वहाँ के विचारक हैं। कई बार जो प्रश्न पत्र है उसमें हॉब्स लॉक रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत है, इसके बारे में पूछ लिया जा रहा है, और कुछ बिंदु हैं वो उसके संबंध में दे देते हैं। फॉर एग्जाम्पल के रूप में लिखा आएगा उसमें नंबर 1 में मानव का स्वभाव। नंबर 2 पे लिखा आएगा यहाँ पर प्राकृतिक अवस्था। और नंबर 3 पे लिखा आएगा यहाँ पर सामाजिक समझौता। फिर ऐसा आ जाता है कि मानव का स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था व सामाजिक समझौते के संबंध में हॉब्स लॉक रूसो का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो इस प्रकार का जब प्रश्न आता है, तो हमें तीनों ही विचारकों को तीनों ही बिंदुओं के आधार पर क्लियर करना है। तो इससे ये हो जाता है कि भाई मानव का जो स्वभाव है वो हॉब्स ने कैसा बताया है, लॉक ने कैसा बताया है, और रूसो ने किस प्रकार का बताया है। तो इस प्रकार से हमें उन तीनों ही चीज़ों को स्पष्ट करके पूरी तरीके से चलना पड़ेगा। तो इस रूप में हम यहाँ जो बिंदु हैं उनको एक एक संदर्भ में देखते हैं। सबसे पहले हम सामाजिक समझौता सिद्धांत में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं, तो मानव के स्वभाव के संबंध में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। यहाँ जो थॉमस हॉब्स है, उन्होंने ये माना था कि राज्य एक कृत्रिम संस्था है, राज्य मनुष्यों के स्वार्थ के लिए बनाई गई संस्था है। और यहाँ हॉब्स ये कहते हैं कि मानव स्वार्थी होता है और उसे अपने जीवन और संपत्ति से बहुत ज़्यादा प्रेम होता है। वो सबसे ज़्यादा अपने जीवन और संपत्ति से प्रेम करता है। अतः उसकी संपत्ति को कोई छीन न ले, उसके जीवन को कोई छीन न ले, इस वजह से वो सुरक्षा के लिए राज्य जैसी संस्था की स्थापना करता है। तो जब हम यहाँ पर मानवीय स्वभाव की बात करें कि मानव का स्वभाव कैसा होता है, तो यहाँ थॉमस हॉब्स वो कहते हैं कि मानव दीन, हीन, घृणित, पाशविक और क्षणभंगुर होता है। यानी कि मानव में अहंकार की प्रवृत्ति होती है और पाशविक प्रवृत्ति होती है। और यहाँ फिर ये कहते हैं थॉमस हॉब्स कि मानव है वो पूरी तरीके से स्वार्थी होता है, झगड़ालू होता है। अब इसी वजह से वो ये चाहता, वो मानव एकाकी जीवन जीना चाहता है, लेकिन एकाकी जीवन संभव नहीं होता, इस वजह से वो राज्य की उत्पत्ति कर लेता है। तो मानव का जो स्वभाव होता है वो दीन, हीन, घृणित, पाशविक और क्षणभंगुर होता है। दूसरा जो जॉन लॉक है, उनका ये कहना था कि जो मानव होता है वो परमार्थी होता है, परोपकारी होता है, दयालु होता है, उसमें त्याग की भावना होती है, उसमें सहयोग की भावना होती है, उसमें सहनशीलता की भावना होती है। इस प्रकार से जो मनुष्य का स्वभाव होता है वो अच्छा होता है। अब यहाँ ये जो विचार है ये इस वजह से बदले कि थॉमस हॉब्स है उनके ऊपर उनकी जो अवस्था थी उनका प्रभाव पड़ा था, और जॉन लॉक के ऊपर उनकी अवस्था थी उनका प्रभाव पड़ा था। तो जैसा जिस व्यक्ति के साथ में जीवन का प्रभाव पड़ता है या उसका जीवन जैसा होता है, वो उसके जो विचार हैं वो इसी प्रकार के बन जाते हैं।
लोग को बाल अवस्था से लेकर और युवा अवस्था तक अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने मित्रों का बहुत अच्छा सहयोग मिला था। इस वजह से उन्होंने ये माना कि मानव का जो स्वभाव होता है वो अच्छा ही होता है। मानव दयालु होता है, मानव निस्वार्थी होता है, उसमें सहयोग की भावना होती है, उसमें सहनशीलता की भावना होती है, उसमें परोपकारिता की भावना होती है। तो इस प्रकार से जो मानव का स्वभाव है वो देखने को मिलता है। तीसरा जो हम यहाँ रूसो की बात करते हैं, तो रूसो है, उसके जो विचार हैं वो सबसे पहले लॉक से शुरू होते हैं। यानी कि जैसा लॉक ने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, तो उनका प्रारंभ रूसो है वो लॉक के जैसे विचारों से करता है, और उनका जो अंत है वो हॉब्स के जैसे विचारों से करता है। यहाँ पे जो रूसो हैं, उनका प्रारंभिक जीवन है वो बड़ा कष्टपूर्ण रहा था, दयनीय रहा था, और इस वजह से उनके ऊपर भी उसी प्रकार के विचारों का प्रभाव पड़ा था। यहाँ पे जो रूसो है वो ये कहते हैं कि मनुष्य है उसमें परमार्थ भी होता है, सहयोग की भावना भी होती है, दयालुता की भावना भी होती है, क्योंकि जो प्राकृतिक अवस्था का मनुष्य होता है, शुरुआत का जो मनुष्य होता है, प्रारंभिक का जो मनुष्य होता है वो अच्छा होता है। लेकिन यहाँ इन्होंने ये माना कि जब विज्ञान और कला की प्रगति हुई है, यानी कि एक तो विज्ञान की प्रगति हुई है, एक कला की प्रगति हुई है, तो जब जब विज्ञान और कला की प्रगति हुई है, तो मनुष्य में स्वार्थ आ गई, और इस वजह से मनुष्य है वो विकृत हो गया। मनुष्य में जो प्राकृतिक अवस्था का भोलापन था वो पूरी तरीके से विज्ञान और कला है वो छीन लेती है, और मनुष्य फिर इस पर स्वार्थी हो जाता है, जैसा कि थॉमस हॉब्स ने बताया है। तो मानव का जो स्वभाव है वो प्रारंभिक अवस्था में अच्छा होता है, लेकिन विज्ञान और कला की प्रगति है उसको बिगाड़ देती है, और मनुष्य है वो स्वार्थी हो जाता है, फिर मनुष्य में तेरे मेरे की भावना हो जाती है। दूसरी वाली जो बात लेते हैं हम, वो है प्राकृतिक अवस्था की, कि प्राकृतिक अवस्था किस प्रकार की है। यहाँ पे जो थॉमस हॉब्स है वो ये कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था है वो बड़ी दयनीय थी, तेरे मेरे की भावना थी, जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जो कहावत है वो प्राकृतिक अवस्था में चरितार्थ थी। यानी कि जो बलशाली था वो निर्बलों का पूरी तरीके से शोषण करता था। इस वजह से जो सभी मनुष्य हैं उन्होंने ये सोचा कि क्यों न हम अपनी सुरक्षा के लिए एक ऐसी संस्था की स्थापना कर देते हैं। तो प्राकृतिक अवस्था है उसकी स्थिति थॉमस हॉब्स है उसने बड़ी दयनीय बताई है, विचित्र बताई है, और इसमें जो मनुष्य है उसमें तेरे मेरे की भावना होती है, और जिसकी लाठी उसकी जो भैंस है वो कहावत पूरी तरीके से इस प्राकृतिक अवस्था में चरितार्थ होती है। जॉन लॉक साहब है वो ये कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था है वो बहुत ही अच्छी थी, और प्राकृतिक अवस्था का जो मानव है वो सहयोगी था। अगर क्योंकि वो जो मानव है वो जंगलों में निवास करता था, और अगर किसी भी प्रकार की कोई खाद्य सामग्री एक मनुष्य को मिल जाती थी, तो वो उसका मिल बांट कर उपयोग करते थे। तो उस अवस्था में जो प्राकृतिक अवस्था है उसका मानव बहुत ही दयालु होता है, सहयोगी होता है, और जो उसके पास में जो कुछ होता है उसको वो मिल बांट कर उसका पूरी तरीके से वो उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं। तो इस वजह से यहाँ पर तेरे मेरे की भावना वो बिल्कुल नहीं रहती है, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना है वो प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य के पास में होती है। जो रूसो हैं उनके विचार है वो फिर इसी प्रकार के आते हैं, लॉ से शुरू होता है कि प्राकृतिक अवस्था का मानव है वो दयालु होता है, प्राकृतिक अवस्था का मानव है वो पूरी एक दूसरे के साथ में सहयोग करता है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई बुराई मौजूद नहीं होती, लेकिन आगे चलकर विज्ञान और कला की प्रगति मनुष्य को बिगाड़ देती है और उसमें स्वार्थ की भावना आ जाती है। इस वजह से वहां पर तेरे मेरे की भावना आ जाती है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली जो कहावत है वो चरितार्थ हो जाती है। तो प्राकृतिक अवस्था का मानव सबसे पहले अच्छा होता है, लेकिन आगे चलकर उसमें स्वार्थ हो जाता है, और फिर वो जो स्थिति है वो हब्स के जैसी बन जाती है। यानी कि यहाँ पर जो मनुष्य है उसमें बहुत ज्यादा विकृतियां हैं वो पूरी तरीके से उत्पन्न हो जाती है, और मनुष्य है उसमें कई प्रकार के जो दोष हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो इस रूप में जो प्राकृतिक अवस्था है वो दयनीय बन जाती है। तीसरा वाला जो बिंदु आता है तुलनात्मक अध्ययन में वो आता है सामाजिक समझौता।
यानी कि ये जो सामाजिक समझौता होता है ये क्यों होता है और किस प्रकार से सामाजिक समझौते की जो बात है वो उन्होंने बताई है। थॉमस हॉब्स है, उनके जो विचार हैं वो पूरी तरीके से उनके ग्रंथ लेवियाथन में निहित हैं। जो जॉन लॉक हैं उनके जो विचार हैं वो टू ट्री टाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट, इस बुक में नीत है। और जो रूस हैं उनके जो विचार हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट नामक जो पुस्तक हैं उसमें निहित हैं। यानी कि हॉब्स का जो प्रमुख ग्रंथ है वो लेवियाथन है और इसी में उनके जो संपूर्ण विचार वो निहित है। लॉक के जो विचार हैं वो टू ट्रीटाइज ऑन सिविल गवर्नमेंट नामक पुस्तक में है और जो रूसो के विचार हैं वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट में, सामाजिक समझौते में। और ये जो सामाजिक समझौता का सिद्धांत आता है इसमें ये जो पुस्तक इन्होंने लिखी है इसमें स्पष्ट लिखा है कि हॉब्स क्या कहते हैं कि सामाजिक समझौता कैसे होता है और क्यों होता है। ऐसा क्या कारण आ जाता है कि जो मानव है उसके पास में संपत्ति होती है, जीवन होता है और वो अपना जीवन जीता रहता है, लेकिन फिर भी वो एक समझौता करता है और समझौते के द्वारा एक राज्य की स्थापना कर देता है। यहाँ पे थॉमस हॉब्स साहब है, उनका ये कहना था कि मनुष्य अपने जीवन में दो चीजों से बड़ा प्रेम करता है, एक उसके जीवन से और एक उसकी संपत्ति से। अब मनुष्य के पास में उसका जीवन और संपत्ति है वो हमेशा बना रहना चाहिए, इनको कोई छीन न ले। अब मनुष्य है इसी वजह से एकाकी जीवन जीना चाहता है, वो दूसरे से बिल्कुल पृथक रहना चाहता है। लेकिन यहाँ हॉब्स ये कहते हैं कि एकाकी जीवन जीना है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर जिसके पास में ज्यादा संपत्ति होती है वो दूसरों की संपत्ति को छीनने का प्रयास करता है और फिर उसका जो जीवन है उसको भी छीनने का प्रयास करता है। इस वजह से जैसे ये समाज है तो समाज में ये जितने भी मनुष्य हैं इनको एक दूसरे से भय है कि इसको तो इससे भय है कि कहीं ये मेरे जीवन और संपत्ति उसको नहीं छीन ले, इसको इनसे भय है कि भाई ये हमारे जीवन और संपत्ति को नहीं छीन ले। अतः ये भय के कारण ही और स्वार्थ के कारण ही जो मनुष्य है वो एक दूसरे से आपस में समझौता कर लेते हैं और समझौते के स्वरूप है वो राज्य की स्थापना हो जाती है। अब ये जो सामाजिक समझौता होता है इसमें थॉमस हॉब्स ये कहते हैं कि कथन उन्होंने स्पष्ट किया है और उसी के आधार पर वो सामाजिक समझौता सारे के सारे मनुष्य हैं वो करते हुए दिखाई देते हैं। क्या कहते हैं? एक मनुष्य कहता है कि मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को इस आधार पर अपने अधिकार देता हूं कि तुम भी इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को अपना अधिकार दे दो। फिर इस प्रकार से ये व्यक्ति भी कहता है कि मैं इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को इस आधार पर अपने अधिकार देता हूं कि तुम भी इस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को अपने अधिकार दे दो। इस प्रकार से यहाँ पर सारे के सारे जो मनुष्य हैं वो एक व्यक्ति को अपने सारे अधिकार दे देते हैं और वो जो व्यक्ति होता है वो क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। और ये जो राजा है ये सभी जो जितने भी ये व्यक्ति हैं इन व्यक्तियों के जीवन और संपत्ति की सुरक्षा का वादा करता है कि जीवन और संपत्ति की सुरक्षा है वो इस राजा के द्वारा की जाएगी। तो इस प्रकार से सभी जो मनुष्यों के बीच में आपस में समझौता होता है, लेकिन यहाँ जो राजा है वो इस समझौते में शामिल नहीं है। ये तो व्यक्ति और व्यक्ति है, उन्होंने आपस में इस प्रकार का समझौता किया है। तो इस रूप में एक जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, सामाजिक समझौता है, वो यहाँ पर हो जाता है। दूसरी वाली जो थॉमस हॉब्स है वो जॉन लॉक है, उसके बारे में हम बात करें तो जॉन लॉक ने कहा है कि मनुष्य का स्वभाव भी बहुत अच्छा होता है, प्राकृतिक अवस्था की दशा भी बहुत अच्छी होती है। तो फिर ये बात आती है कि आखिर में जो मनुष्य है उन्होंने सामाजिक समझौता क्यों किया? जब सबका सब अच्छा था तो फिर समझौता करने की आवश्यकता क्या होगी? तो यहाँ पर जॉन लॉक हैं वो तीन प्रकार की बात बताते हैं कि तीन प्रकार की कमियां होती हैं, उन कमियों को दूर करने के लिए ही मनुष्य है वो सामाजिक समझौता करते हैं। ये कमियां क्या है? ये कहते हैं कि एक तो जो प्रकृति के नियम हैं वो स्पष्ट नहीं होते और प्रकृति के नियमों को स्पष्ट करने वाली संस्था का अभाव होता है। दूसरी बात आती है कि प्रकृति के नियमों को लागू करने वाली जो संस्था है उसका भी अभाव होता है कि कैसे प्रकृति के जो नियम है उनको लागू किया जाए।
तीसरी जो कमी होती है वो है इसमें कि प्रकृति के जो नियम होते हैं उनमें न्याय प्रदान करने वाली जो संस्था होती है उसका भी अभाव होता है। तो यह 3 प्रकार की कमियां हो जाती है। अब नियमों को स्पष्ट कौन करे? अब वर्तमान संदर्भ में हम देखते हैं तो नियमों को स्पष्ट करते हैं, जैसे व्यवस्थापिका है वो नियमों को स्पष्ट करती है, कार्यपालिका है वो नियमों को लागू करती है, और न्यायपालिका है वो न्याय प्रदान करती है। तो इस प्रकार से अवस्था तो बहुत अच्छी होती है, मनुष्य भी अच्छा होता है, लेकिन इस प्रकार की संस्थाओं का भाव होता है जैसे वर्तमान समय में देखने को मिलती है कि व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इसी वजह से जो मनुष्य हैं वो आपस में समझौता करते हैं कि हम ऐसी संस्थाओं की स्थापना करें जो प्रकृति के नियमों को स्पष्ट भी कर दे, प्रकृति के नियमों को लागू भी कर दे, और फिर जो प्रकृति के नियम है उनके आधार पर न्याय प्रदान भी कर दे। इस वजह से जो मनुष्य है उन्होंने सामाजिक समझौता किया और सामाजिक समझौते के आधार पर राज्य की उत्पत्ति हुई। तीसरी जो बात आती है रूसों की, उसमें भी दोनों ही जो विचारक हैं उनका मिला जुला जो विचार है वो पूरी तरीके से आते हैं। रूसों का जो विचार है वो कहते हैं कि सामाजिक समझौता क्यों करना पड़ा, यानी कि यहाँ पे जो प्रारंभिक अवस्था होती है उस प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य है वो अच्छा होता है। प्रारंभिक अवस्था है उसमें जो मनुष्य है वो एक दूसरे का सहयोग प्रदान करता है, और सहनशीलता भी उसमें रहती है, दयालुता भी उसमें रहती है, और ये जो चीजें हैं वो मनुष्यों में देखने को मिलती है। आराम से वो प्रारंभिक अवस्था का जीवन व्यतीत करता है। लेकिन आगे चलकर हम यहाँ ये देखते हैं कि जो विज्ञान है उसकी प्रगति और कला की प्रगति, इससे धीरे धीरे जो मनुष्य है वो पथभ्रष्ट होता जाता है, और फिर जो आगे चलकर वर्तमान अवस्था आती है उस वर्तमान अवस्था की आगे की जो अवस्था है उसमें मनुष्य जब पथभ्रष्ट हो जाता है तो पथभ्रष्ट होकर उसमें ये वाली भावना आ जाती है, तेरे मेरे की भावना, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये भावना है उसमें पूरी तरीके से आ जाती है। जब ये भावना आ जाती है तो मनुष्य पूरी तरीके से विकृत हो जाता है, और इस विकृति को दूर करने के लिए जब मनुष्य परेशान हो जाते हैं और शोषित हो जाते हैं, उत्पीड़ित हो जाते हैं, तो मनुष्य ये सोचते हैं कि इस प्रकार की दुरावस्था को दूर करने के लिए हम समझौता करें, और समझौते के द्वारा हम ऐसी संस्था की स्थापना करें जो संस्था सभी को समान न्याय प्रदान करे और सभी को समान दृष्टि से देखे, और इसमें किसी भी प्रकार से जो मनुष्य है वो दूसरे के ऊपर अत्याचार न करे। इस वजह से रूसो है वो एक ऐसी सामान्य इच्छा का निर्माण मनुष्यों के द्वारा ही करवा देते हैं जो मनुष्य के द्वारा ही की गई है। तो ये जो सामान्य इच्छा है वो एक राज्य के रूप में होती है, कानून के रूप में होती है, ये संप्रभु भी है, ये अद्वैता भी है, अविभाज्य भी है, जनता की इच्छा है, और इस रूप में सामान्य इच्छा के अधीन सभी शासित हो जाते हैं और सभी को सामान्य इच्छा की पालना करनी पड़ती है। तो यहाँ पे हम फिर शॉर्ट में देखते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस और तेरे मेरे की भावना को खत्म करने के लिए सामाजिक समझौता करना पड़ा। यहाँ पे जो लोग हैं उनको 3 प्रकार की कमियां महसूस हो रही थी कि प्रकृति के नियम स्पष्ट नहीं थे, लागू करने वाली संस्था नहीं थी, न्याय प्रदान करने वाली संस्था नहीं थी। इस वजह से उन्होंने ऐसी संस्थाओं की स्थापना करने के लिए सामाजिक समझौता किया। तीसरी बात, मनुष्य अच्छा होता है लेकिन विज्ञान और कला है इसकी जो प्रगति है इसे मनुष्य पथभ्रष्ट हो जाता है और मनुष्य में विकृति हो जाती है। इस विकृति को और बुराई को दूर करने के लिए सामान्य इच्छा के रूप में राज्य का जन्म होता है, और इस वजह से मनुष्य है वो इस प्रकार का सामाजिक समझौता करता है। तो यहाँ 3 प्रकार के जो बिंदु है उनके आधार पर मैंने आपको एक तुलनात्मक अध्ययन किया कि हॉब्स लॉ रूसो का सामाजिक समझौता सिद्धांत है। इसके तुलनात्मक अध्ययन में ये पूछ लिया जाता है कि हॉब्स लॉ और रूसो का मानव का स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था और सामाजिक समझौते के रूप में तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। तो तीनों ही जो विचारक हैं उनको आपको अलग अलग रूप से स्पष्ट करना है कि हॉब्स ने तो मानव का स्वभाव कैसे बताया है, लॉक ने मानव का स्वभाव कैसे बताया है, और रूसो ने मानव का स्वभाव कैसे बताया है।
फिर आपको लॉक को आना पड़ेगा कि हॉब्स ने प्राकृतिक अवस्था कैसी बताई है, लॉक ने प्राकृतिक अवस्था कैसी बताई है और रूसो ने प्राकृतिक अवस्था कैसी बताई है, उसका चित्रण कैसे किया है। फिर समझौते की बात आती है तो हॉब्स ने सामाजिक समझौता कैसा बताया है, लॉक ने सामाजिक समझौता कैसा बताया है और रूसो ने सामाजिक समझौता कैसा बताया है। ये जो चीज है उनको तीनों को ही आपको स्पष्ट रूप से करनी है। इस रूप में हॉब्स लॉक रूसो का जो एक तुलनात्मक अध्ययन है वो हम स्पष्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।